ओके। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही कतई जहर चल रही होगी, है ना? क्लास 12th वाले बायोलॉजी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ाएंगे जीव और समष्टियाँ का भाग 7। इसके पहले हमने भाग 6 पढ़ा, है ना? भाग 6 में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। नियामक क्या होता है, संरूपण क्या होता है, संरक्षी क्या होता है ना? सब कुछ हमने पढ़ लिए। प्रवास करना, निलंबन, है ना? सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग भाग 7 में पर्सनली पढ़ने वाले हैं अनुकूलन के बारे में। किसके बारे में? अनुकूलन के बारे में। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी का भाग 7 है। यदि आपने इसके पहले तक अभी इसके पहले पुराने भागों को वीडियो को नहीं देखा है, तो पुराने भाग के वीडियो ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है, वहीं पर सारे वीडियोस ना आपके अपलोड है, वहीं पर जा करके देख लो और अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अनुकूलन क्या होता है? तो बच्चे बता दूं, सभी बच्चे ना वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं देखता हूं 70 से ना 72% लड़के चैनल एनालिटिक पे देखने को मिलता है कि 70 से 72% लड़के ऐसे हैं जो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। भैया सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग दिल से लाइक कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं फाइनली कि अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या होता है, किस प्रकार से जीव वातावरण के प्रति, जैविक और अजैविक कारकों के प्रति अनुकूल रहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अनुकूलन क्या होता है? यह जीव का ऐसा गुण है, जो अनुकूलन है यह जीव का कैसा गुण है? यह जीव का ऐसा गुण है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने, जो उसको अपने आवास में, उसके आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक गुण क्या हो सकता है? वो आकारिकी हो सकता है, कारिकी हो सकता है और व्यवहारिक ये गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन क्या होता है कि जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य के, है ना, सक्षम बनाता है, जनन करने योग्य बनाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। सपोज दैट आप लोग देखो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है ना? आप लोगों को पता है कि बाहर बहुत ठंड है। अभी मैं फिलहाल बता दूं कि बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। ठीक है, अंदर जैसे रूम में हमारे ब्लोअर चल रहा है। ठीक है, तो क्या मैं देखो ऐसे खुला करके बैठा हूं, है ना? अगर मैं ये अपने कपड़े उतार दूं, ठीक है, कपड़ों का ये जैकेट जो पहना वो पहन रखा उसको उतार दूं, ब्लोअर को बंद कर दूं, दरवाजा खोल दूं, ठंडी हवा घुसेगी, मेरे शरीर में कपड़े नहीं रहेंगे ना? तो क्या होगा? मैं क्या अपने आवास में जीवित बना रहूंगा? नहीं, क्योंकि पर्यावरण का जो जो हमारा आवास है ना, उस आवास में हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, अगर हम उससे थोड़ा सा बचेंगे नहीं, तब क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे। तो जीवित रहने के लिए वो जीव अनुकूल होता है। जीवित रहने के लिए अच्छा अनुकूल दिखा, जीवित रहने, अच्छा ठीक है, ब्लोअर चला दो जल्दी से, बहुत ठंडी लग रही है ना? ऐसे गर्मी में क्या होता है? बहुत पसीने निकलते हैं, एसी चला दो जल्दी से, एसी चला दो, बहुत गर्मी लग रही है ना? तो ऐसे होता है। जब वो अनुकूल होगा तभी वो जनन करने के योग्य होगा, और जब वो अनुकूल नहीं होगा तो जनन करने के योग्य होगा भी नहीं। तो ये था आपका अनुकूलन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है। किसमें? जंतुओं में अनुकूलन। ठीक है, हेडिंग है आपकी जंतुओं में अनुकूलन। जो जंतु होते, कुछ ऐसे जंतु के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अनुकूलन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में अनुकूलन किस प्रकार से होता है। तो बच्चे, जंतुओं में जो अनुकूलन होता है वो जल की कमी के कारण हम लोग देखेंगे, जल की कमी के कारण जो जंतुओं में अनुकूलन होता है उसका। तो सबसे पहले हमें पता है, आपका एनसीईआरटी मेंशन कर रहा था किस जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक उत्तरी अमेरिका में, कहां पे बच्चे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, समझ गए? उत्तरी अमेरिका के एक मरुस्थली भाग है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का मरुस्थली भाग है और मरुस्थली भाग में एक कंगारू चूहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चे? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा पाया जाता है। अब हमें यह बताओ कि मरुस्थली भाग में क्या जल की कमी होगी? बिल्कुल कमी होगी। जब हमें पता है कि मरुस्थली भाग में जल की कमी है, तो कंगारू चूहा पानी कैसे पिएगा?
बताइए, ये है हमारा कंगारू चूहा, ए चूहा ए चूहा, ये देखो ए चूहा, ये है कंगारू चूहा, ठीक है, खतरनाक टाइप का है, पूंछ भी है। बताओ, जब मरुस्थल भाग में जल की कमी होगी तो हम ऐसे जंतु को पढ़ेंगे, ऐसे जंतुओं को पढ़ेंगे जो जल की कमी के कारण अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। वो किस प्रकार से अनुकूल करते हैं? सबसे पहली चीज आती है कि जल की कमी नहीं है तो इस कंगारू चूहा में अनुकूलन क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब अगली हेडिंग आप लोग डालिए कि कंगारू चूहा में अनुकूलन, ठीक है। मतलब कि वहां पे जल की कमी है तो कंगारू चूहा किस तरह से वहां पे सरवाइव करता है, किस तरह से वहां पर रहता है। तो सबसे पहले आता है सांद्रित मूत्र। क्या आता है? सांद्रित मूत्र। सांद्रित मूत्र का मतलब क्या होता है? सांद्रित मूत्र का मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो मूत्र यूरिन का त्याग करेगा उसको सांद्रित कर देगा, उसको वो गड्ढा कर देगा, उससे जल को निकाल लेगा। तो सांद्रित मूत्र सबसे पहले करता है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, ठीक है। क्या होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, ठीक है। जो देखो, ये कंगारू चूहा मरुस्थल में रहता है, इसलिए जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है ये कंगारू चूहा कम से कम मात्रा में जल के साथ करता है, ठीक है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कम से कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में जल के साथ करता है। अब जैसे देखो, जैसे अमोनियोटिलिक होते हैं, है ना, जो अमोनिया रिलीज करते हैं, है ना, जैसे मछलियां हो गई, तो मछलियों के में क्या है? मछलियों में खूब जल है तो क्या करेंगी? वो अमोनिया को जल्दी जल्दी से निकालती रहेंगी। लेकिन यहां पे मरुस्थल में जल क्या है? जल कम है। और जब जल की कमी होगी तो इनको जो वो यूरिन त्याग करेंगे उसमें भी इनको जल की मात्रा कम करनी होगी। यानी कि यूरिन में जो जल की मात्रा है ना उसको भी ग्रहण करके यूज करना पड़ेगा। यदि वो इसको ग्रहण करके यूज नहीं करेंगे तो फिर उनको पानी क्या आप लोग देने जाएंगे क्या? सोचो, कंगारू चूहा किस तरह से वहां रखता है। सांद्रित मूत्र का ना निष्कर्षण करता है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है उसका उत्सर्जन कम से कम मात्रा में जल के साथ करता है। कौन? कंगारू चूहा, ठीक है। अब आता है भैया ये देखो, ये सूसू कर दिया है ना, ये सूसू कर दिया, सूसू कर दिया तो पोटी भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना। तो देखो इसमें क्या है? अपशिष्ट पदार्थ का ठोसीकरण। सेकंड नंबर आता है कि अपशिष्ट क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ का, अपशिष्ट पदार्थ का ठोसीकरण। इससे क्या मतलब होता है? जैसे ये बताओ, हमें पता है कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और हमें पता है कि जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में ही जाकर के रुक जाता है। और जितनी देर वो वहां रुका रहेगा उससे जल का मतलब कि अवशोषण होता रहेगा। जितना जल का अवशोषण होगा उतना वो ठोस होता जाएगा, उतना वो कठोर होता जाएगा। पता है ना, 11th में पढ़े हो ना पाचन एवं अवशोषण वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये बताओ, ये क्या करता है? कंगारू चूहा क्या करता है कि अपने अपशिष्ट पदार्थ को रोक करके रखता है। क्यों रोकता है? क्योंकि जब वो रोके रहेगा तो उससे जल का अवशोषण हो जाएगा, और जल का अवशोषण होकर उसकी सेल्स तक जल पहुंच जाएगी। तो ये जल देखो, मतलब कि कहने के अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को आप जितनी देर तक रोक के रखोगे उतना वो कठोर होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब सुबह आप फ्रेश होने जाते हो तो पानी पी लो, है ना। अगर आपको कुछ ऐसी शंका है कि हाँ बहुत ज्यादा पेट खराब हो रहा है तो आप तुरंत फ्रेश होने जाओ, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आप रुके रहोगे, उससे जल का अवशोषण होता रहेगा, वो और टाइट हो जाएगा और वो कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये कंगारू चूहा क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थ का ठोसीकरण कर देता है। सोचो ये कंगारू चूहा कितना मतलब अच्छा बच्चा है बेटा, तुम कितना अच्छा है तू, है ना। ये अपशिष्ट पदार्थ का ठोसीकरण कितना, सोचो उस वातावरण में जीवित रहने के लिए ये बेचारा क्या क्या करता है, सोचो। तो अपशिष्ट पदार्थ के ठोसीकरण में क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थ को ये रोक कर रखता है, और जब ये अपशिष्ट पदार्थ को थोड़ी देर रोक के रखेगा 2-4 घंटे, तो क्या होगा? उससे जल का अवशोषण हो जाएगा, फिर ये अपशिष्ट पदार्थ त्याग देगा, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि देखो मरुस्थल में क्या होता है?
मरुस्थल में दिन के समय क्या कड़क धूप रहेगी, और अगर ये धूप में ऐसे ऐसे चलेगा तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी तो इसको प्यास भी लगेगी, बताइए लगेगी ना। जब बहुत ज्यादा ये चलेगा धूप में मरुस्थल में तो प्यास लगेगी ना, बिल्कुल लगेगी बच्चे, बिल्कुल लगेगी। तो देखो, तो ये क्या करता है कि दिन के समय बिल में चला जाता है, ठीक है। कंगारू चूहा क्या करता है कि दिन के समय बिल में जाना, कंगारू चूहा बहुत होशियार है, दिन के समय वो बिल में घुस जाता है, दिल में चला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि जल के लिए वसा का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। ये जल के लिए क्या करता है, जल के लिए वसा का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। ये सब आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के देखोगे तो वहीं पर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जल के लिए वसा का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। वसा का ऑक्सीकरण क्या होता है, वसा का ऑक्सीकरण शरीर में होता है, और ये वसा का ऑक्सीकरण एक उपापचयी क्रिया है, और इस उपापचयी क्रिया से क्या होता है, इस उपापचयी क्रिया से क्या होता है, जल का निर्माण होता है। और ये उस जल को यूटिलाइज कर लेते हैं, जब इनके शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उससे ये एक उपापचयी क्रिया है जिसमें वसा टूटता है। वसा जब टूटेगा तो क्या होगा, वसा जब ग्लिसरॉल वगैरह में टूटता है, ग्लिसरॉल में, तो वहां पे क्या होगा कि ये जल बनाएगा, और उस जल को कंगारू चूहा यूज कर लेगा। मिल गया, कंगारू चूहा बोले अच्छा बना मैं यूज करूंगा, तो वो जल को वो यूज कर लेता है, ठीक है। तो जल के लिए वसा का ऑक्सीकरण कौन करता है, कंगारू चूहा कर लेता है। और सेकंड है, सूखे बीजों को ग्रहण करता है, कंगारू चूहा सूखे बीजों को ग्रहण करता है, ठीक है। जो कंगारू चूहा होता है बच्चे, वो सूखे बीजों को ग्रहण करता है, और आपको बता दें कि सूखे बीजों में कुछ ना कुछ मात्रा जल की रहती है, उस जल को वो यूज कर लेता है। आप लोग समझ लीजिए कि थोड़े से जल के लिए कंगारू चूहा कितना मेहनत करता है, बेचारा कितना मेहनत करता है, बताइए, ठीक है। तो कंगारू चूहा क्या करता है कि सूखे बीजों को ग्रहण करता है, सूखे बीजों को वो खाता है। अच्छा, वो सूखे बीजों को खाता है तो उसी से उसको पानी मिल जाता है, बल्ले बल्ले करके नाच गाना करता है, बिल्कुल कतई मजा आ जाता है उसको, है ना। ये हुआ कंगारू चूहा। अब आता है एक, ये कंगारू चूहा हो गया। अब आप लोग ये बताओ, रेगिस्तान में कौन रहता है, ऊंट रहता है, तो हम लोग ऊंट का भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऊंट में भी ऐसी ही कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ऊंट की एक विशेषता है कि ऊंट 10 मिनट में 80 लीटर पानी पी सकता है। ऊंट क्या पी सकता है, 10 मिनट में 80 लीटर पानी पी सकता है, ये कंफर्म कर लो। वो स्क्रीन ऑन करिए, देखिए साइड का दिख रहा है ना उधर, 80 लीटर दिखाइए हमें, ऑन करिए, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 80 मीटर। ऊंट 10 मिनट में 80 लीटर पानी पी सकता है। और ये जो कुबड़ होता है ना, ऊंट का कुबड़, जैसे ऊंट कैसे बना होता है, ये ऊंट है, तो ये जो इसका कुबड़ है ना, इस कुबड़ में क्या होता है, इस कुबड़ में जल का संग्रहण होता है, याद कर लेना, ठीक है। इस कुबड़ में जल का संग्रहण होता है बच्चे, और ऊंट 10 मिनट में 80 लीटर पानी पी लेता है। देखो, कंगारू चूहा और ऊंट में एक विशेषता और पाई जाती है, और वो विशेषता क्या है, मैं किधर लिखूं, है ना, मैं इधर इसको लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं नहीं दिखूंगा लेकिन देख लेना। कंगारू चूहा में एक विशेषता और पाई जाती है, थोड़ा बड़े लेवल का है, कभी भी पूछ सकता है आपसे, नासा प्रतिधारा क्रिया विधि, ठीक है। इनमें एक श्वसन होता है, तो वहां पर नासा प्रतिधारा क्रिया विधि, नासा प्रतिधारा क्रिया विधि। ये बताओ, जब हम सांस लिए, बाहर से ऑक्सीजन आई, अंदर गई, मान लिए, हाँ,
अंदर हमारे ऑक्सीजन गई, अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज अणु को एटीपी में तोड़ दिया, ऊर्जा में बदला। जब ये ऊर्जा में बदलते तो उससे कुछ ना कुछ जल बनता है, जल बनता है ना, तो वो जल क्या होता है, वो H2O बाहर निकलता है, इसी नाक से गया, इसी नाक से बाहर निकला। अब हमें पता है कि नाक में ब्लड वेन्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, मैं आपको बता दूं, बचपन में ना मेरे नाक से बहुत ज्यादा खून निकलता था, क्योंकि मेरे नाक की नसें ना, जो ब्लड वेन्स थी ना, वो बहुत पतली थी, थोड़ा सा ऐसे कर दो खून निकलने लगता था। लेकिन फिर जो मेरी नानी जी थी, उन्होंने जो भी बहुत अच्छा मेरा ट्रीटमेंट किया। और मैं आप लोगों को भी मतलब कि बताना चाहूँगा कि यदि आपके नाक से वगैरह खून निकलता है ना, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति है उसके नाक से खून निकलता है, तो आप उसे क्या करिए, जो भैंस होता है ना, भैंस का कच्चा दूध उसको सुबह सुबह पिलाइए, आई गारंटी ठीक हो जाएगा। भैंस का कच्चा दूध मैं भैया बहुत पिया, फिर करीब 1.5-2 महीने, हाँ 1.5-2 महीने मुझे लगातार कंटिन्यू उसी दूध को पीता रहा, और फाइनली आज मैं बहुत अच्छा हूं। अब तुम मेरे नाक में ऐसे ही मार दोगे ना तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो मैं नानी जी का ना अपने तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना कमज़ोरी आने लगती थी, क्योंकि नाक से खून दिन भर निकलता, दिन में 4-5 बार तो निकलता ही निकलता था। सोचो कितना खून मेरा ऐसे ही बह जाता था, जिधर दीवार में उधर उधर हर जगह खून निकलता था यार, बहुत दिक्कत थी मेरे को। लेकिन फिर जब मैं भैंस का दूध पीने लगा तब मेरे को फाइनली ठीक हो गया, ठीक है। तो नासा प्रतिधारा क्रिया विधि में क्या होता है, सांस लिए, ऑक्सीजन गई, अंदर क्या हुआ, अंदर एटीपी वगैरह बना, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, हमें पता है, ये हमारा नाक है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, एटीपी, ये याद रखना। तो ये बताओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मेरे को बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल जाती है कि नहीं, बिल्कुल निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है, H2O भी निकल जाती है। अब हमें आप बताइए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलेगा तो याद इधर ही से तो बाहर जाएगा, यहां पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तो वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, उस जल को अवशोषित कर लेती हैं। ये यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स पाई गई है ना, ये ब्लड वेसल्स इधर की तरफ जा रही हैं, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आ रहा है, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करी, H2O को यहां से ब्लड में लाद करके कहां पहुंचा दी, सेल्स के अंदर पहुंचा दी। यही है क्रियाविधि नासा प्रतिधारा, यही क्रियाविधि ऊंट में भी होता है, ठीक है। जब सांस लेता है कुछ जल बनता है, तो वो जल फिर उसके सेल्स में पहुंच जाता है। तो ये है नासा प्रतिधारा क्रियाविधि। बताओ, नासा प्रतिधारा क्रियाविधि समझ में आया, या फिर इसको मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको, बताइए बताइए बच्चे, नहीं समझ में आए, चलो मैं बता दूं एक बार फिर से। जैसे मेरे को ये बताओ, जैसे मैंने सांस लिया, ऑक्सीजन आया गया, ऑक्सीजन अंदर क्या करता है, ग्लूकोज की उपस्थिति में, ऑक्सीजन है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो देखो, ऊर्जा को तो हमारे शरीर ने यूज कर लिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बन गया, ऊर्जा को तो यूज हो गया, लेकिन जो जल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको तो यूज नहीं होगा। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कैसे होगा, तो वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस प्रकार से होगा, तो वो जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाला, जल भी निकाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, लेकिन जल नासा प्रतिधारा क्रियाविधि से अंदर चली गई। ये किस में होता है, कंगारू, चूहा, ऊंट में होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर ऐसे हाथ रख दिया तो मेरे होता है, पगले मार दूंगा, कंगारू चूहा में होता है, ऊंट में होता है, कि तुम लोग बता दो भैया के होता है, हाँ बड़े भैया के हो रहा है ना। चलो ठीक है, यहां पे आप लोग समझ गए इतना। चलिए अब इसको मिटा दो, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, मिटा दे इसको। चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, ठीक बच्चे। चलो, ये सारी चीजें ना इंफॉर्मेटिव हैं,
और इस इंफॉर्मेशन को ना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सोचो ऊँट के बारे में जानने को मिल रहा है, जो बच्चे राजस्थान से वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा, ऊँट को देखेंगे तो बोल देंगे ए चचा तेरे अंदर नासा प्रतिधारा की क्रियाविधि होती है, नासा प्रतिधारा क्रियाविधि होती है, इस क्रियाविधि को याद रखना, ठीक है। आगे कंपटीशन में जाओगे ना वहाँ पर भी आप लोग को बहुत बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिले, कंपटीशन में भी, है ना बच्चे। चलो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं थोड़ा सा कि एक हमारा जो दूसरा चैनल है उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। और बायो अमन मोटिवेशन चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है, तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच करें, जरूर से जरूर देखें, ठीक बच्चे। चलिए अब आता है मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन। अब हम लोग देखेंगे, किसमें देखेंगे? मरुस्थलीय, ठीक है, मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन। जो मरुस्थल में, रेगिस्तान में जो पादप पाए जाते हैं, रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं, उनमें अनुकूलन किस प्रकार से होता है, अब हम लोग इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, मरुस्थलीय पौधे, ठीक है, मरुस्थलीय पौधे, सबसे पहले हम मरुस्थलीय पौधों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हो गया नागफनी, हो गया, देखे हैं नागफनी आप लोग, बिल्कुल देखे हैं। और हो गया कैक्टस। नागफनी और कैक्टस जैसे हमने मरुस्थलीय पादप ले लिए, इसके उदाहरण लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों के ऊपर एक मोटी उपत्वचा पाई जाती है। मरुस्थलीय पादपों के पत्तियों के ऊपर, ठीक है, क्या होता है बच्चे कि पत्तियों के ऊपर एक मोटी उपत्वचा पाई जाती है, ठीक है। क्या होता है? एक मोटी उपत्वचा पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, याद रखना, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। मरुस्थलीय पादप के पत्तियों के ऊपर एक मोटी उपत्वचा पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। मोटी उपत्वचा क्या कहते हैं? क्यूटिकल। और इनके रंध्र धंसे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? और इनके जो रंध्र होते हैं, और इनके रंध्र धंसे होते हैं, ठीक है। रंध्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, जान गए। और इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा धंसे रहते हैं। देखो, इनकी पत्तियों में एक उपत्वचा क्यूटिकल पाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, जब पत्तियों के ऊपर उपत्वचा पाई जाएगी तो जल जो पत्तियों से बाहर निकल जाता है वो नहीं निकलने पाएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी। जो इनके ऊपर जल गिर जाएगा वो जल सीधे पत्तियों के माध्यम से ये अंदर हो जाएगा। और देखो, जो रंध्र है, इनके रंध्र धंसे इसलिए होते हैं क्योंकि रंध्र से जल बाहर निकलता है, वो जल बाहर नहीं निकल पाता, निकलता है तो फिर इसको वो अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। इसी में इनके रंध्र क्यों धंसे होते हैं? ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल की जाए वो न्यूनतम यानी कि कम से कम हानि हो, ठीक है। अब देखिए, उपत्वचा मोमी परत होती है। जो उपत्वचा होती, क्यूटिकल होती है, जो उपत्वचा होती है वो क्या होती है? वो मोमी परत होती है। मोमी परत मतलब मोम की तरह होती है ना, मतलब कि बिल्कुल से मोम रहती है, मोम की तरह होती है, मतलब है ना, मतलब कि क्या होता है, मोम कैसा होता है आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उपत्वचा मोमी परत होती है जिससे जल की हानि कम होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे जल की हानि कम होती है। अगर ये पौधा, अगर मरुस्थली के नागफनी और कैक्टस हमारे इधर के जैसे उत्तर प्रदेश के पौधे की तरह हो जाएं तो बताओ, तो मर जाएंगे ना, वो तो अनुकूल ही नहीं हो पाएंगे ना। उत्तर प्रदेश पौधे पर बारिश होगी खूब, इधर जो कुत्ते लोग टहल रहे हैं आएंगे, सूसू करेंगे, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग पानी डालेंगे हम पे, है ना। मतलब पानी समय समय पे मिलता रहेगा, लेकिन इन्हें पता है भैया कि पानी कभी न कभी मिलेगा और उसी में हमको सरवाइव करना पड़ेगा, उसी में हमें जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है कि मरुस्थलीय पौधे के रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं, ठीक है। इनके
पौधे के जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे के रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं। ये दिन के समय रंध्र ये क्यों बंद होते हैं, क्योंकि अगर दिन के समय खुलेंगे तो जल बाहर निकलेगा, जल बाहर निकल जाएगा तो खत्म है ना, जल की कमी आ जाएगी। दिन के समय बंद रहते हैं और रात्रि में खुलते हैं। ठीक है, रात्रि के समय क्या होते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट्स में अपने लिखते चलिएगा। रात के समय खुलते हैं। फिर आइए, इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, जो मरुस्थलीय पौधे की जो पत्तियां है ना वो क्या होती हैं, वो कांटों में बदल जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। ठीक है, जिससे जो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होगा बच्चे, प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य इन पत्तियों में होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है चपटे तनों में होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, नागफनी और कैक्टस। नागफनी और कैक्टस में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके चपटे तनों पर होता है। ठीक है, चलिए अब आपको चलें, आगे चलें। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बताओ। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैं लिखा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं ना आप लोग उस तरह वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप लोग अपनी नोट्स में लिखते चलिएगा। ठीक है, और जो अनुकूलन है ना, अनुकूलन के एक बार एनसीईआरटी जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक खोल करके रख देना। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोल करके देख लो एक बार ना, कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, उठा के देख लो, कंफ्यूज हो जाना तो। ठीक है, मिटा दूं, चलो मिटाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। ठीक है, तैयार रहा करो, तुरंत जल्दी से तैयार रहा करो, कोई दिक्कत ना होने पाए। और सभी बच्चे ना बायोमन मोटिवेशन को सपोर्ट करेंगे, बायोमन मोटिवेशन चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देखेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस को क्या करेंगे, वॉच करेंगे। ओके बच्चे, कोई दिक्कत है ना तो आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें मैसेज करेंगे, और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ना हमारा जो मेरा नंबर दे रखा है ना, बायोमन का, ऑफिशियल नहीं, पर्सनल नंबर, जो पर्सनल नंबर दे रखा है, आप लोग वहाँ से मेरे से कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। ओके, पानी पियोगे, गर्म पानी, गला खराब होने लगता है चिल्लाते चिल्लाते, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते गला खराब हो जाता है। अब वीडियो फिर भी नहीं लाइक करते हो, गंदी बात नहीं करते बच्चे, वीडियो लाइक कर देते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना, बायोमन के परिंदे हैं ना, और परिंदे ऐसा करेंगे, परिंदे कभी नहीं ऐसा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी। जो ठंडी जलवायु में स्तनधारी रहते हैं वो किस प्रकार से अनुकूल रहते हैं। ठीक है, अनुकूलन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो किस प्रकार से अनुकूल रहते हैं अब हम लोग ये देखेंगे। तो देख लीजिए कि ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी होते हैं, जो ठंड प्रदेश में रहते हैं, ज़्यादा ठंडी जगह पर रहते हैं, उनके कान और पैर आमतौर पर छोटे होते हैं। आपको पता होना चाहिए, कान और पैर, कान और पैर आमतौर पर छोटे होते हैं। क्या होते हैं कि कान और पैर आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उनकी ऊष्मा की हानि ना हो। क्यों होते हैं, ताकि ऊष्मा की हानि ना हो। अगर बताओ, अगर उनके कान बड़े होंगे, पैर बड़े होंगे तो ज्यादा चलेंगे, और ज्यादा चलेंगे तो ऊष्मा की उनकी हानि होगी। ठीक है, तो इसीलिए ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग, ठीक है, ठंडे प्रदेश में उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है, उत्तरी ध्रुव जो पोलर है ना, पोलर एरिया का, तो वहां पे रहने वाले लोग क्या होते हैं, उनके कान और पैर लगभग छोटे होते हैं। वहां पे रहने वाले जो स्तनधारी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके कान और पैर छोटे होते हैं। जैसे आपको पता है कि ध्रुवीय समुद्रों में एक सील पाई जाती है, क्या पता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इसके बारे में। ध्रुवीय समुद्रों में
सील पाई जाती, सील का नाम सुना रहेगा, सुने होंगे, ठीक है। और ये सभी ना एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे अभी मैं पिछला पढ़ा रहा था कि एक मनुष्य है, ह्यूमन है, ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वो क्या होता है, वो नियामक होते, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना हमेशा वो बना रहता है, बाहर चाहे ठंड आ रही है चाहे गर्मी आ रही है, ठीक है, वो नियामक होता है, ठीक है, जहाँ बता दिया था। तो वहाँ पे मैं पुराने वीडियो में बोल दिया 37 को 30 बोल दिया था कि जैसे कोई मनुष्य है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 नहीं होता है, 37 होता है, लेकिन बाद में मैंने वीडियो में भी बताया है, लेकिन अभी बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो कभी कभी जल्दी में पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ गलत वर्ड निकल जाते, लेकिन वहाँ लिखा सही होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है। चलिए, जो समुद्री सील होता है ना, वो सील ऐसा होता है, ठीक है, ये देखो, चेहरा भी बना देते हैं, ये है समुद्री सील। देखो इसके कान क्या है, इसके कान पैर ये सारी चीजें क्या है, ये कान पैर ये सारी चीजें आमतौर पर छोटे होते हैं, क्यों होते हैं। और इस सील में क्या होता है, इस सील की बाह्य त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है। इन सील में क्या होता है कि बाह्य त्वचा के नीचे क्या होती है, वसा की मोटी परत, बाह्य त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी हो गई जैसे बाह्य त्वचा, और इस बाह्य त्वचा के नीचे क्या होगा, ये देखो पाई गई वसा की मोटी परत, ठीक है बच्चे, ये है वसा की मोटी परत। ये अब ये वसा की मोटी परत क्या करती है, वसा की मोटी परत होती है ऊष्मा रोधी, यानी कि अंदर के ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है और बाहर के ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती है। ये होता है ऊष्मा रोधी का काम। और ये ऊष्मा रोधी क्या होती है, वो होती है वसा की मोटी परत जो कि इसके अंदर पाई जाती है। और इस सील के बाहर, सील के बाहरी शरीर में ना ये पाए जाते हैं, देखो रेशेदार खूब बड़े बड़े, है ना, जैसे कोई आज टेडी बियर वगैरह लेने जाते हैं, देखते हैं ना उसमें खूब रेशा बना होता है ना, ऐसे। तो इस सील के बाहरी परत में ना क्या पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं। ये फर कैसे होते हैं, ये फर होते हैं रेशेदार, और रेशेदार इसलिए होते हैं ताकि इनमें से ऊष्मा अंदर की तरफ ना जा सके। ये होता है सील, ठीक है। ये होता है ठंडे प्रदेश, ठंडी जलवायु में रहने वाले जो जीव हैं उनका, है ना, लक्षण, है ना, कि वसा की मोटी परत पाई जाएगी ताकि शरीर के अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जा सके और बाहर का टेम्परेचर अंदर ना सके। इस सिलवा कतई ना दुष्ट लग रहा है बेटा, इतना कुछ किया है, साथ में हंस भी रहे, चल हंस दे, हंस दे, देखो भाई बहन परिंदे तुम लोग को देख रहे हैं, हंस दे सील, हंस दे बाबू, हेलो बोलो सील को, सही बच्चे हेलो बोलो, हेलो सील कैसे हो बाबू, हेलो, आप लोग नहीं बोले हो ना, बोलो चिल्ला के बोलो, सही बच्चे चिल्लाओ, हेलो बाबू कैसे हो है ना। चलिए अब देखिए, ये जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं इसमें एलन का नियम और बर्गमन का नियम भी शामिल है, क्योंकि एलन के नियम में क्या हुआ था, है ना, एलन का नियम, एलन का नियम मैंने आपको बताया था। एलन के नियम में क्या था कि ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतु का आकार बड़ा होता है और उनकी बाह्य संरचना छोटी होती है। क्या होता है, आकार बड़ा होता है और जो बाह्य संरचना होती है वो छोटी होती है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसका शरीर क्या होता है, आकार इसका बड़ा है, लेकिन इसकी जो बाह्य संरचना, ये देखो नाक पैर वैर ये सब चीजें, ये सब छोटा है। ये एलन ने बोला था और बताया था कि जो ठंडी जलवायु में ठंडे क्षेत्र के जंतु नहीं होते हैं उनका आकार छोटा होता है, उनका शरीर का आकार छोटा होता है और बाह्य संरचना क्या होती है, बाह्य संरचना बड़ी होती है, जिससे क्या होता है, ताकि शरीर के तापमान को कम कर सके, ठीक है। चलो सेकंड आता है बर्गमन का नियम। बर्गमन का नियम भी यही बोलता है, बर्गमन का नियम, अरे यार ये नमवा इसे हैं, बर्गमन, बर्गमन का नियम,
बर्गमन का नियम क्या बोलता है? तो बर्गमन का नियम बोलता है कि ठंडे क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है। आकार बहुत बड़ा होता है। किसने बोला? कि जो ठंडे क्षेत्र में जंतु रहते हैं, ठंडे क्षेत्र में जंतु का आकार बड़ा होता है, और जो ठंडे क्षेत्र में जंतु नहीं रहते हैं, जो गर्म क्षेत्र में जंतु रहते हैं, तो उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। एलसीडी ऑन करें, एक बार दिखाएं सामने का। कुछ कट तो नहीं रहा? देखिए, हाँ ऑन करिए, हम देख ले रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है बच्चे ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये हुआ एलन और बर्गमन का नियम। ठीक है, चलिए अब इसको वो कर लीजिए, मिटा दो मैं इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आगे थोड़ा सा टॉपिक बचा है। ठीक है, अब खत्म होने वाला है। मिटा दे इसको, चलो लिख लो इसमें जो भी लिखना है आप लोग को। और जो भी नहीं समझ आ रहा है ना, जो भी आपको दिक्कत हो रही ना, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है ना, सब कुछ आपको, सारा कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग बायोमन के टॉप फैकल्टी है ना, मजेदार पढ़ाने वाला फैकल्टी से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगली हेडिंग है कार्यकीय अनुकूलन। क्या है? कार्यकीय है ना, यही है कार्यकीय अनुकूलन। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मिला लेना एनसीईआरटी से। जो एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाता है, वो एनसीईआरटी मैं पढ़ाता हूं। चलो, अब सारे क्वेश्चन आपको पता है कहां से बनते हैं? एनसीईआरटी से बनते हैं। तो कार्यकीय अनुकूलन क्या होता है? कि जंतुओं को सर्द अवस्था सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जो कार्यकीय अनुकूलन होता है वो जंतुओं को सर्द अवस्था सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? सर्द अवस्था सहने की क्षमता प्रदान करते हैं कार्यकीय अनुकूलन में। ठीक है, कार्य करके। चलिए, फिर जैसे वो वातावरण के अनुसार शरीर के कार्य बदल जाते हैं। जैसे कार्यकीय अनुकूलन में क्या होता है? जब वातावरण जैसे बदलता रहता है ना, वातावरण के अनुसार क्या होता है? वातावरण के अनुसार शरीर के कार्य बदल जाते हैं। ठीक बच्चे, वातावरण के अनुसार क्या होता है? कि वातावरण के अनुसार शरीर के कार्य बदल जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कार्यकीय अनुकूलन में क्या होता है? कार्यकीय अनुकूलन क्या है? अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, उच्च तंगुता वाले मनुष्यों में अनुकूलन। उच्च तंगुता वाले मनुष्यों में अनुकूलन, यानी कि आज ये जो अनुकूलन है ना, उसको सब हम लोग खत्म करके चलेंगे। ठीक है, उच्च तंगता वाले क्या है? देखो, जैसे ये है, दिख रहा है वहां पे? एलसीडी ऑन करें एक बार, दिखाएं। जैसे ये है पृथ्वी। ठीक है, एक मनुष्य यहां रह रहा है, दो मनुष्य, अब फिर यहां पे दो मनुष्य रह रहे हैं। तो बताओ, इनके वायुमंडलीय दाब में फर्क है ना? ये यहाँ पे ठंडी जगह पे रह रहा है और ये यहाँ पे गर्म जगह पे रह रहा है। तो उच्च तंगुता वाले मनुष्यों में अनुकूलन क्या होता है? कि इन मनुष्यों में आरबीसी की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, उच्च तंगुता, इन मनुष्यों में आरबीसी, रेड ब्लड सेल की मात्रा अधिक होगी, और आरबीसी की मात्रा अधिक होगी तो इनको हीमोग्लोबिन भी अधिक होगा। इनका हीमोग्लोबिन भी अधिक मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होती है? यहां पर वायुमंडलीय दाब होगा तो यहां पर ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन खूब होगी, है ना? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक होगी, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन कम होगी। जब वहां पे ऑक्सीजन कम होगी तो ऐसे सांस लेगा। अगर वो पूरी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो उस पूरी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन के लिए वहां पे उन लोगों में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, और ये अत्यधिक, ये क्या होते हैं? ये अत्यधिक लाल होते हैं। ठीक है, इनका शरीर ना अक्सर लाल होता है। ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो खूब गोरे होंगे, ठीक है, खूब लाल होंगे। ठीक है, कि वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। ठीक है, चलिए, यदि ये दोनों चाचा, इसका नाम है पिंकू, इसका नाम है कुंकू। पिंकू और कुंकू चाचा गए यहाँ पे ठंड प्रदेश, ये देखो, ये यहाँ पे चढ़ गए।
कौन कौन? टिंकू पिंकू चाचा। टिंकू पिंकू चाचा गए वहां पे ठंड प्रदेश में, तब क्या हुआ? तब इनमें क्या हुआ? इनमें तंगुता रोग हो गया, है ना, इनमें तंगुता रोग हो गया। अब तंगुता रोग में क्या था? तंगुता रोग में वहां पहुंचे, चक्कर आ रहा है, जी मचला रहे हैं अंदर से। तंगुता रोग में क्या हुआ? जी मचलाना, फिर चक्कर आना, ठीक है, इनको तंगुता रोग हुआ। कैसे हुआ? यहाँ पे जाए वहां पे, अब ये खूब ऑक्सीजन ले रहे हमारी तरह, इनका शरीर खूब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वहां पे पहुंचे, ऑक्सीजन कम थी, तो इनका तंगुता रोग हो गया। तंगुता रोग में जैसे जी मचलाना हो गया, और इनके हृदय की शिकायत होने लगी, है ना, हार्ट बीट इनकी बढ़ने लगी, हृदय की शिकायत होने लगी। क्योंकि इनमें क्या था? इनमें आरबीसी की मात्रा भी कम थी, रेड ब्लड सेल कम थी, और हीमोग्लोबिन एचबी भी कम था। अचानक से वहां पहुंच गए घूमने टहलने, जब वो वहां पे कुछ दिन रहेंगे तो फिर इनका जो लेवल है हीमोग्लोबिन, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का, वो वेल मेंटेन्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो मेंटेन हो जाएगा। ये होता है उच्च तंगुता वाले मनुष्यों में अनुकूलन। ठीक है, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। अगला बस एक पॉइंट बचा है, व्यवहारिक अनुक्रियाएं। मात्र 2 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। चलो लिखो इसको, आई होप लिख लिए होगे। व्यवहारिक अनुक्रियाएं, बस थोड़ा सा, है ना यार। देखो पढ़ने में मैं ऐसे पढ़ाता हूं ताकि आप लोग ना भ्रमित ना हो, आप लोग भटके नहीं, ठीक है। नहीं वैसे भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ा करके खत्म भी कर सकता हूँ 1-2 दिन में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर पढ़ाए हैं बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, ठीक है। अब आता है व्यवहारिक अनुक्रियाएं। चलिए व्यवहारिक अनुक्रियाएं में क्या होता है? जैसे मरुस्थल की छिपकलियां होती हैं, क्या होती हैं? व्यवहार के अनुसार ये लोग वो करती हैं। जैसे मरुस्थल की छिपकली, मरुस्थल की छिपकली क्या होती है? वो दिन के समय क्या होती है? दिन के समय बिल में रहती हैं, ठीक है। ये जैसे है रेगिस्तान, है ना, ये है मरुस्थल, ये है वहां पे छिपकली, है ना। तो ये दिन के समय क्या हुई? ये बिल बना के रखी है, दिन के समय ये यहां रही, ठीक है। अब देखिए दिन के समय बिल में रह रही है ना, रात में भी बिल में रही, ठीक है, वातावरण के प्रति अनुकूल हुई। अब इसको यहाँ पे ठंडी का अनुभव हुआ, और जब ये ठंडी का अनुभव हुआ तो फिर ये क्या करती है? ये धूप सेकने चली जाती है ना, धूप सेकने जाती है। जब इसको यहाँ पे बिल में ठंडी लगती है तो जाती है, धूप सेक आती है, अपनी एनर्जी वेस्ट कराती है थोड़ा सा, फिर आ जाती है अंदर, ठीक है। तो ये मरुस्थल की छिपकली क्या होती है? बिल में रहती है जब तापमान सुविधा स्तर से नीचे होता है। क्या होता है? जब तापमान सुविधा स्तर से नीचे होता है, सुविधा स्तर से नीचे होता है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसका तापमान सुविधा स्तर से नीचे हो गया, या तो इसको जैकेट दो पहनने के लिए, है ना, या तो फिर इसको धूप सेका दो। तो जैकेट तो कोई देगा नहीं इसको, क्या आप लोग दे दोगे? बताओ कितने बच्चे अपनी जैकेट कोई छिपकली को दे देंगे? बताओ, हम तो भैया कतऊ ना दे, एक तो जैकेट लाई देगी, वो दे दे, हम तो कभी ना दे, है ना। तो देखो ये क्या, जब तापमान सुविधा स्तर से नीचे हो जाता है, जब सुविधा स्तर से नीचे होता है, तब ये धूप सेक कर ऊष्मा अवशोषित कर लेती हैं। तब ये क्या करती हैं? ये धूप सेक कर, ये छिपकली क्या करती है? धूप सेक कर ऊष्मा अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। ये छिपकली क्या करती है बच्चे? ये छिपकली धूप को सेक करके ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। ये होती हैं क्या? मरुस्थल की छिपकलियां, मरुस्थली छिपकली। अब मैं कहता हूं आप लोग जाओ अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल लो और देख लो अनुकूलन, अनुकूलन हेडिंग देखो, जो पढ़ाया हूं वो देख लो, एक एक टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बच्चे दिल से कहता हूं बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो हमारा दूसरा चैनल है बायोमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्लास 12 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो बस यहीं तक, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।